नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक जानी मानी दुनिया के शुरुआती सफर में। हाँ, नारुतो की दुनिया। खास तौर पर हम बात करेंगे टीम 7 के बनने की कहानी और उनके सामने जो पहली बेहद मुश्किल परीक्षा आई थी उसकी। हमारे पास जो जानकारी है वो नारुतो के शुरू के एपिसोड्स मतलब एपिसोड 3 और 4 के सारांश पर आधारित है। तो आज का मिशन है ये समझना कि नारुतो, सासुके और सकुरा ये तिकड़ी बनी कैसे, और उनके जो इंस्ट्रक्टर थे काकाशी हाटाके, उन्होंने जो पहली सर्वाइवल ट्रेनिंग या कहें उत्तरजीविता परीक्षा रखी उसका असली मतलब क्या था। क्योंकि ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, इसमें कुछ गहरा था। सुना है कि इसमें ना पर्सनल स्किल से ज्यादा टीम वर्क पर जोर था। देखते हैं। और हाँ, ये कोई सीधी सादी परीक्षा तो बिल्कुल नहीं थी। इसमें एक पेंच था जिसने इन तीनों के होश उड़ा दिए। और ऊपर से काकाशी हाटाके, उनकी जो रेपुटेशन थी वो इसे और भी मिस्टीरियस बना देती थी। चलिए इसी पेज को खोलते हैं, देखते हैं क्या था ये सब। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। एपिसोड 3 में क्या हुआ था। निंजा एकेडमी से पास होने के बाद हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स नारुतो उजुमाकी, सासुके उचिया और सकुरा हारुनो, इनको एक साथ डाल दिया जाता है टीम 7 में। और ये तीनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। नारुतो हम सब जानते हैं कैसा है, बहुत ऊधमी, हमेशा अटेंशन चाहिए, शायद अपने अकेलेपन की वजह से। सकुरा वो पढ़ने में तो तेज है पर उसका ज्यादातर ध्यान सासुके पर ही रहता है। और सासुके वो एकदम शांत, गंभीर, अपने अतीत में खोया हुआ, उसका बस एक ही लक्ष्य है, बदला लेना। हाँ, बदला। तो ये तीनों एक टीम, अजीब कॉम्बिनेशन लगता है ना। और फिर इनकी मुलाकात होती है इनके नए सेंसे से, काकाशी हाटाके। पहली नजर में तो अरे बड़े ढीले ढाले से लगते हैं, लापरवाह, हमेशा लेट आते हैं, कोई अजीब सी किताब पढ़ते रहते हैं, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, और यही तो काकाशी की खासियत है। वो बाहर से भले ही लापरवाह दिखें, लेकिन अंदर से बहुत शार्प हैं। वो पहले इंट्रोडक्शन में ही समझ जाते हैं, भांप लेते हैं कि ये तीनों छात्र कितने अलग अलग हैं। नारुतो का वो अकेलापन और वैलिडेशन की जरूरत, सासुके की प्रतिभा और उसका वो अकेलापन, सकुरा के स्मार्टनेस लेकिन इमोशनल वल्नरेबिलिटी। काकाशी समझ जाते हैं कि इन्हें नॉर्मल तरीकों से ट्रेन करना मुश्किल है। ये सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाले नहीं हैं। यही से उनकी वो खास, थोड़ी हट के ट्रेनिंग मेथड की जरूरत पड़ती है। उन्हें पता है कि इस बिखरी हुई टीम को जोड़ने के लिए कुछ अलग करना होगा, कुछ शायद कठोर भी। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ काकाशी उन्हें कहते हैं कि अगले दिन सुबह जल्दी आना है एक सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जाते जाते एक बॉम्ब फोड़ देते हैं कि इस टेस्ट में पास रेट बहुत कम है, करीब 66% फेल हो जाते हैं। उन्हें वापस एकेडमी जाना पड़ेगा। जाहिर है ये सुन के तीनों के तो होश उड़ गए होंगे। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये उनके निंजा बनने के सपने का सवाल था। तो अगली सुबह तीनों थोड़ी घबराहट, थोड़ी उम्मीद के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचते हैं। और काकाशी हमेशा की तरह लेट। हाँ, अपनी आदत के अनुसार घंटों देर से आते हैं। इससे उनका टेंशन और बढ़ जाता होगा। आकर वो बड़े आराम से बताते हैं टेस्ट के नियम, दोपहर तक का वक्त है और उन्हें काकाशी से 2 घंटियां छीननी है। और यहीं आता है वो ट्विस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। छात्र 3 हैं, नारुतो, सासुके, सकुरा, लेकिन घंटियां सिर्फ 2। हिसाब सीधा है, कम से कम एक छात्र तो फेल होगा ही पक्का, और उसे निंजा बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा, वापस एकेडमी जाना होगा। ये रूल ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए बनाया गया हो, मतलब कंपटीशन बढ़ाने के लिए। लेकिन काकाशी जैसे अनुभवी शिनोबी का असली इरादा शायद कुछ और ही था। वो देखना चाहते थे कि इस प्रेशर में, जब अपना फ्यूचर दांव पर हो, तब ये कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे या फिर। और एक और बात, काकाशी ने उन्हें सुबह नाश्ता न करने को कहा था, बोला था कि उल्टी हो जाएगी। और नारुतो ने, उसने ये सलाह बिल्कुल नहीं मानी। उसे लगा ताकत के लिए खाना जरूरी है। बेचारे को क्या पता था आगे क्या होने वाला है। जैसे ही काकाशी शुरू बोलते हैं, नारुतो अपनी आदत के अनुसार बिना एक पल सोचे सीधा अटैक। बिल्कुल जोश में, पर बिना किसी प्लान के।
हाँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। और ककाशी जो कि एक एलीट जोनिन है, वो उससे जैसे बच्चे की तरह खिलाते हैं। उसके हमलों से ऐसे बचते हैं जैसे हवा में हाथ घुमा रहे हो। फिर अपनी कुछ बेसिक निंजा टेक्निक्स, चालाकी भरे ट्रैक्स, इनका इस्तेमाल करके नारुतो को पकड़ लेते हैं। एक सीन है ना जहाँ नारुतो रस्सी के फंदे में उल्टा लटका हुआ है, वो उसके लिए पहला रियलिटी चेक था। उसे समझ आने लगता है कि ये दिखने में आलसी सेंसे असल में कितने खतरनाक है। यहाँ ये समझना जरूरी है, ककाशी का मकसद सिर्फ नारुतो को फिजिकली हराना नहीं था, वो उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा रहे थे। उसकी वो जल्दबाजी, बिना सोचे समझे एक्शन लेना, स्ट्रैटेजी की कमी। ककाशी उसे फिजिकली हराने के साथ साथ थोड़ा ह्यूमिलिएट भी करते हैं, शायद इसलिए ताकि सबक दिमाग में बैठ जाए। वो दिखा रहे थे कि सिर्फ जोश और ताकत से काम नहीं चलता निंजा दुनिया में, दिमाग का खेल बड़ा है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ सासुके का अप्रोच एकदम अलग। वो छिपकर पहले सिचुएशन को देखता है, वो नारुतो की गलती से सीखता है, फिर जब वो अटैक करता है तो उसमें स्पीड है, प्रिसिशन है, एक सोची समझी चाल है। वो ककाशी को एक पल के लिए चौंका भी देता है। उसका ताइजुत्सु मतलब हाथों की लड़ाई और शूरिकेन का इस्तेमाल दिखाता है कि उसमें टैलेंट तो है। ये नारुतो के सीधे बेवकूफाना हमले से बिल्कुल उलट था। सासुके अकेला लड़ रहा था, हाँ, पर सोच समझकर। और फिर बेचारी सकुरा, उसका ध्यान जैसे ही ककाशी पर जाता है वो गायब। फिर अचानक वो ककाशी के ज़ेनजुत्सु का शिकार हो जाती है, मतलब एक इल्यूजन। उसे एक डरावना सीन दिखता है, सासुके बुरी तरह घायल है, खून बह रहा है। ये देखकर सकुरा इतनी डर जाती है कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। जिंजुत्सु का इस्तेमाल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि ककाशी सिर्फ फिजिकल स्किल या निंजुत्सु ही नहीं टेस्ट कर रहे हैं, वो उनकी मेंटल टफनेस, प्रेशर झेलने की क्षमता और इल्यूजन को सच से अलग करने की काबिलियत भी परख रहे हैं। सकुरा का रिएक्शन, डर कर बेहोश हो जाना, वो उस वक्त उसकी इमोशनल कमजोरी दिखाता है। शायद वो सिचुएशन की ग्रेविटी समझ ही नहीं पा रही थी। सही बात है। वो अभी एक निंजा के तौर पर मेंटली रेडी नहीं थी और ककाशी ने शायद जानबूझकर उसके लिए जिंजुत्सु चुना। वो जानते थे कि सकुरा का फोकस सासुका पर है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है उस वक्त। तो नतीजा क्या हुआ? दोपहर हो गई, घंटियां बजी, नारुतो अभी भी फंदे से लटका है, सकुरा बेहोश पड़ी है। और सासुके अपनी सारी कोशिशों के बावजूद अकेले ककाशी से एक भी घंटी नहीं छीन पाया। तीनों बुरी तरह फेल। यहाँ माहौल बहुत सीरियस हो जाता है। तीनों को लगता है बस खत्म, निंजा बनने का सपना टूट गया। और तभी इस फेलियर के बाद ककाशी वो बात कहते हैं जो इस पूरी परीक्षा का सार है। वो कहते हैं, जो निंजा नियमों को तोड़ते हैं वे कचरा समझे जाते हैं, लेकिन जो निंजा अपने साथियों को पीछे छोड़ देते हैं वे कचरे से भी बदतर होते हैं। हाँ, और इससे पहले वो ये इशारा भी करते हैं कि जो सिर्फ अपनी परवाह करते हैं वो शिनोबी बैटलफील्ड पर ज्यादा टिक नहीं पाते। ये जो लाइन है, खासकर साथियों को न छोड़ने वाली, ये सीधे सीधे उस सबक की तरफ इशारा करती है जो काकाशी उन्हें सिखाना चाहते थे, बोलकर नहीं बल्कि महसूस कराकर। वो सबक था टीम वर्क, आपसी सहयोग का महत्व। उन्होंने जानबूझकर ऐसा सेटअप बनाया जहां अकेले कामयाब होना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने उन्हें अकेले लड़ने दिया, फेल होने दिया, ताकि उन्हें खुद एहसास हो कि वो एक दूसरे के बिना कितने अधूरे हैं, कितने कमजोर हैं। ये पहले तोड़ो फिर जोड़ो वाली स्ट्रैटेजी थी। उन्हें यह समझना था कि उनकी अपनी अपनी ताकतें तभी काम आएंगी जब वे एक टीम की तरह काम करें। तो ये पूरी परीक्षा, घंटियां छीनना, ये सब एक तरह का दिखावा था, असली मकसद कुछ और था। चलिए अब इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। इस टेस्ट से हमें इन यंग निंजाओं के बारे में, ककाशी के पढ़ाने के तरीके के बारे में और खुद निंजा वर्ल्ड के बारे में क्या पता चलता है? हाँ, देखिए, यहाँ कई लेयर्स हैं। पहली बात तो ये कि ये टेस्ट टीम 7 के मेंबर्स के बीच जो जमीन आसमान का फर्क है उसे और ज्यादा साफ कर देता है। नारुतो की वो हद से ज्यादा की इंपल्सिवनेस और पहचान पाने की बेताबी, सासुके का वो एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट लेकिन उसका अकेलापन और वो बदला लेने का जुनून जो उसे दूसरों से जुड़ने नहीं देता, और साकुरा की उस वक्त की मेंटल और इमोशनल वल्नरेबिलिटी, उसकी सासुके पर डिपेंडेंसी, ये तीनों वाकई एक पहेली की तरह थे जिनके टुकड़े फिट ही नहीं हो रहे थे। सही कहा, उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि ये कभी एक टीम बन भी पाएंगे। बिल्कुल। और यहीं दूसरी बात सामने आती है, ककाशी की टीचिंग मेथड। ये पारंपरिक नहीं है। वो क्लासरूम लेक्चर नहीं देते, वो उन्हें सीधे मुश्किल सिचुएशन में डालते हैं, उन्हें अपनी लिमिट्स फील करने देते हैं, उन्हें फेल होने देते हैं।
ये लर्निंग बाय डूइंग का एक बहुत हार्श वर्जन है। वो जानते हैं कि फेलियर से मिला सबक, खासकर जब दांव इतना ऊंचा हो, वो जिंदगी भर याद रहता है। ये सीधा इंस्ट्रक्शन देने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, खासकर इन जैसे जिद्दी और अलग सोच वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन क्या ये तरीका थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं है? मेरा मतलब है, एक स्टूडेंट बेहोश हो गई, दूसरा बुरी तरह ह्यूमिलिएट हुआ, क्या इससे उनका कॉन्फिडेंस टूट नहीं सकता? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। हाँ, इसमें रिस्क तो है। काकाशी का तरीका बेशक कठोर है और शायद हर स्टूडेंट के लिए सही ना हो, लेकिन यहाँ दो बातें हैं। एक, शिनोबी की दुनिया खुद ही बहुत कठोर और जानलेवा है। काकाशी शायद उन्हें शुरू से ही इसकी रियलिटी दिखाना चाहते थे कि ये कोई खेल नहीं है। दूसरा, काकाशी शायद इन तीनों के पोटेंशियल को पहचानते थे। उन्हें लगा होगा कि ये तीनों इस कठोरता को झेल सकते हैं और इससे मजबूत बनकर निकलेंगे। वो एक गैम्बल ले रहे थे, पर एक कैलकुलेटेड गैम्बल। समझी। और तीसरा सबक क्या था? आपने टीम वर्क की बात की थी। हाँ, तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक, जैसा काकाशी ने इशारा किया, निंजा की दुनिया में इंडिविजुअल टैलेंट या अकेली ताकत काफी नहीं है। टीम वर्क, मतलब मिलकर काम करने की काबिलियत, उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि शिनोबी मिशन अक्सर कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनमें जासूसी, रेस्क्यू, अटैक, इन्फिल्ट्रेशन, कई तरह के काम हो सकते हैं, जिनके लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए। एक अकेला निंजा चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। यही बात है। एक बैलेंस टीम जहां मेंबर एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये घंटियों वाली परीक्षा इसी का एक छोटा सा मॉडल थी। अकेले वो सब फेल हुए, मिलकर शायद कामयाब हो सकते थे। काकाशी उन्हें यही समझाना चाहते थे कि स्ट्रेंथ सिर्फ इंडिविजुअल स्किल में नहीं, यूनिटी में भी है। लेकिन सासुके तो अकेले ही काफी इम्प्रेसिव था। क्या टीम वर्क उसके लिए वाकई उतना जरूरी है? वो तो शायद अकेले ही घंटी ले लेता अगर थोड़ा और टाइम होता। सासुके बेशक टैलेंटेड है, कोई शक नहीं। उसने काकाशी को सरप्राइज भी किया, लेकिन क्या वो अकेले 2 घंटियां ले सकता था? शायद नहीं। और अगर ले भी लेता तो बाकी 2 का क्या होता? वो फिर भी एक टीम के तौर पर तो फेल ही होते ना। हाँ, ये भी है। काकाशी का मकसद सिर्फ घंटियां हासिल करना नहीं था, बल्कि उन्हें एक साथ काम करने की जरूरत का एहसास दिलाना था। सासुके का टैलेंट उसे पावरफुल बनाता है, लेकिन उसका अकेलापन उसे कमजोर भी बनाता है, खासकर जब दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करना हो। ये टेस्ट उसकी इसी कमी को भी दिखाता है। और आखिर में ये परीक्षा उस भारी प्रेशर और हाई स्टेक्स को भी दर्शाती है, जिसका सामना इन यंग निंजाओं को अपने सफर की शुरुआत में ही करना पड़ता है। ये कोई स्कूल का टेस्ट नहीं था, जहां फेल होने पर बस ग्रेड खराब होते हैं। यहां फेल होने का मतलब था सपना टूटना, एकेडमी वापस जाना, शायद हमेशा के लिए निंजा बनने का रास्ता बंद। ये मेंटल प्रेशर उनके कैरेक्टर को शेप करने में एक अहम रोल निभाता है। उन्हें शुरू से ही सक्सेस और फेलियर के रियल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना सिखाया जाता है। तो कुल मिला के ये घंटियों वाली परीक्षा एक मल्टी लेयर्ड साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट थी। इसका मकसद सिर्फ ये देखना नहीं था कि कौन कितना ताकतवर है, बल्कि ये परखना था कि क्या ये 3 बिल्कुल अलग इंसान अपनी सारी कमियों और सोच के बावजूद एक टीम के तौर पर काम करने की पहली सीढ़ी चढ़ सकते हैं या नहीं। और पहली कोशिश में जवाब था नहीं। काकाशी ने उन्हें उनकी शुरुआती नाकामी का आईना दिखा दिया। बिल्कुल, और यहीं से उनकी असली ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। इस फेलियर के एक्सपीरियंस के बाद ही वो शायद कोऑपरेशन के महत्व को समझने के लिए तैयार होंगे। चलिए, इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। काकाशी ने कहा था कि जो निंजा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे टिक नहीं पाते। हमने देखा कि नारुतो, सासुके और सकुरा तीनों ने ही शुरुआत में इस टेस्ट को अपने अपने नजरिए से काफी हद तक सेल्फ सेंटर्ड होकर ही लिया। हाँ, तो विचार करने वाली बात यह है कि भविष्य में भले ही वे टीम के तौर पर काम करना सीख लें, एक साथ लड़ना सीख लें, क्या उनके अंदर की ये गहरी व्यक्तिगत इच्छाएं, उनके अलग अलग लक्ष्य, जैसे नारुतो का होकागे बनने का सपना, सासुके का बदला, सकुरा का शुरुआती फोकस और उनके मजबूत व्यक्तित्व, कभी न कभी आपस में टकराएंगे नहीं? क्या सिर्फ टीम वर्क सीख लेना ही काफी है, या उनके जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं वो हमेशा उनके बीच टेंशन का कारण बने रहेंगे, खासकर जब हालात और भी ज्यादा मुश्किल और पर्सनल हो जाएंगे? ये सवाल शायद टीम 7 के पूरे सफर की कुंजी है।